कोशिश करने में तो बहुत लगे हुए हैं, बातें बनाने में बहुत लगे हुए हैं, लेकिन पहले ही जो इकोनॉमी की इन्होंने हालत खराब कर दी है, अब वो संभाले नहीं संभलेगी। इतने बड़े बड़े लेख इकोनॉमिस्ट के छपे, जो मोदी जी के करीबी थे उन्होंने भी लेख छापे कि सरकार इकोनॉमी के गलत आंकड़े पेश कर रही है, लोगों को पागल बनाया जा रहा है। वो अब सबके सामने निकल के आना शुरू हो गया है। हमारे विदेशी निवेशक जो हमारी कंट्री में निवेश करते थे, भारत में हमारे निवेश करते थे, वो मिनिमम 10,000 करोड़ डॉलर निकाल के लेके जा चुके हैं, और अब हमारे फॉरेन रिजर्व डॉलर रिजर्व में सिर्फ 6,741 अरब डॉलर ही बचे हैं। मतलब सीधे सीधे माना जाए तो 82,100 करोड़ रुपए हमारे जा चुके हैं। जो सरकार बातें करती थी कि हमने इकोनॉमी के लिए इतना कुछ कर दिया, हमने इकोनॉमी को संभाल लिया, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ दूसरी सरकारों से बहुत ऊपर जा रही है, जंग के बीच हमारी इकोनॉमी की ऊपर जा रही है, बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे चीज़ों। आपने अब देखा होगा मार्केट में जाके हर चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। आपकी जो जो थोक प्राइस था वो बढ़ गया, तो आपके ऊपर इफेक्ट सीधे सीधे जाता ही होगा। जंग के इनको एक बहाना मिल गया था कि वॉर हो रही है, भाई महंगाई वॉर की वजह से बढ़ रही है, सबने देखा। वॉर की वजह से पेट्रोल गैस के प्राइस इंक्रीज हो गए, लेकिन अब तो जो क्रूड ऑयल निकल रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने के बाद, उसकी कीमत $80 बैरल रह गई है। तो क्या सरकार अब इस कीमत को कम करेगी, पेट्रोल की कीमत को कम करेगी जो इतनी बढ़ा के रख दी इन्होंने हर जगह पे, गैस की कीमत बढ़ा दी, क्या आप वो कम करके देंगे? देश की हालत पे राहुल गांधी थोड़ा सा बोल दें कि भाई देश की इकोनॉमी की हालत इस सरकार ने बहुत खराब कर दी है, तो वो सब बोले, ट्रोल पीछे पड़ जाते हैं कि ये तो पप्पू है, ये तो 12वीं फेल है, इसको तो कुछ आता नहीं है। अगर वहीं कोई इकोनॉमिस्ट इकोनॉमी के बारे में बोल दे तो उसको बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है, सीधे सीधे उसको पाकिस्तानी साबित कर देते हैं। अगर कोई बड़ा लेख लिख दे किसी अखबार में तो उसको सीधे सीधे अमेरिका बैठे जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया जाता है कि ये जॉर्ज सोरोस का एजेंट है, और बातों से पल्ला झाड़ लिया जाता है। कोई आम इंसान भी इस इकोनॉमी के खिलाफ जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, जो जानता है, वो थोड़ी बहुत बात रख लेके जाए तो उसकी कमेंट्स में आईटी सेक्टर उसके पीछे पड़, इनका जो आईटी सेल है वो उसके पीछे पड़ जाता है। उसको एंटी नेशनल, पाकिस्तानी, आतंकवादी, जॉर्ज सोरोस का एजेंट, पता नहीं क्या क्या बना के छोड़ते हैं। मतलब आप अगर बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करोगे तो आपके फटे हुए कपड़े हैं, तो आपको फटे हुए कपड़ों पे ज्ञान देना गोदी मीडिया शुरू कर देगा, उसके फायदे बताना शुरू कर देगा कि भाई आपके फटे हुए कपड़े हैं, देखो गर्मी पड़ रही है, आपको गर्मी नहीं लगेगी, देखो बारिश पड़ रही है, आपके फटे हुए कपड़े के होल में से आपके अंदर पानी जा रहा है, आपको ठंडक पहुंचा रहा है। मतलब कुल मिला के ये बंदे ऐसे हैं जिन्होंने जंग के फायदे गिनाए थे कि हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं, उसके फायदे ही हैं। जब वो सीज फायर हो गया तो सीज फायर के फायदे गिनाने लग गए। कल को कोई मर रहा हो ना, ये गोदी मीडिया उसको भी बताया कि मरने के देखो ये फायदे हैं, कि मरोगे तो स्वर्ग में जाओगे, मरोगे तो आपको ये मिलेगा, मरोगे तो भगवान से मिलोगे। मतलब कि गोदी मीडिया की हालत ऐसी हो गई इकोनॉमी के मामले में, सरकार के पीछे एक शब्द तक नहीं इनके मुंह से निकलता। जो 2014 से पहले मनमोहन सिंह को इतने बड़े बड़े लेटर लेके निकल जाते थे, मीडिया पे डिबेट करते रहते थे, उनकी आज एक भी बंदे की जुबान नहीं खुल रही। ऐसा ताला इनके मुंह के ऊपर मारा गया है। इन हमारा मीडिया क्या बोलेगा? मोदी जी गए ट्रंप से मिलने, अमेरिका गए G7 से। मोदी जी को जब ट्रंप मिले तो ट्रंप कांपने लगे, मोदी जी ने ट्रंप को सुना दिया, मोदी जी ने वो हमारे जो नौसैनिक नहीं, वो जो हमारे नेवी वाले बंदे मार दिए शिप पे अमेरिका ने मिसाइल गिरा के, उसके लिए चूं तक नहीं निकली इस बंदे के मुंह से। वहां पे पता है क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि जो दुनिया में जंग चल रही है, जो समंदर के रास्ते लोग जाते हैं, उनकी जीवन की रक्षा हमारा करना कर्तव्य है, हमको उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस सामने बैठ के इसके मुंह से एक बार नहीं निकला कि ये बोल दे कि हमारे बंदों पे मिसाइल मारी तो मारी कैसे। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या, वो तो ऐसे एक एंगल से ऐसे फोटो क्लिक करेंगे कि मोदी जी ने इसको आंख दिखा दी, ट्रंप को उंगली दिखा दी। भाई लोग कांपने की बात है, ट्रंप क्या कांपेगा मोदी जी से? जो बंदा डर डर के उसके सामने पर्ची लेके पढ़ रहा था, पर्ची लेके उसके सामने G7 में उसकी मीटिंग में पढ़ रहा था कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, क्या वो मोदी जी से कांपेंगे? लोग तो हिटलर से नहीं कांपते थे। चर्चिल, यूके की क्या हालत कर दी थी यूके की क्या हालत कर दी थी हिटलर ने? क्या चर्चिल कांपे? चर्चिल से उल्टा हिटलर कांपने लग गया था। उस टाइम पे यूके के पास इतनी पावर भी नहीं थी कि उससे टक्कर ले सके, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको हरा के साइड में कर दिया। चला रहा था कि मैक्रोन हमारी हिंदी भाषा बोलने लग गए। भाई आप 500-600 करोड़ की चीज को 2000 करोड़ में खरीद के लेके आओगे तो मैक्रोन जैसे बंदे हिंदी छोड़िए, जो मर्जी तमिल तक बोलने लग जाएंगे, जो हमें भी समझ नहीं आती वो बोल के उसमें भी बात करेगा। मतलब आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के पास इनको डेलीगेशन बाहर देश में भेजने पड़े, क्या कोई देश हमारे साथ आया खुल के? कोई नहीं आया। उल्टा पाकिस्तान के साथ 4-5 देश के साथ खड़े हो गए। जो हमारा साथ पाकिस्तान के खिलाफ देता था ईरान, हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता था, हमें वीटो करता था जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे,
हमारा साथ देता था, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाता था। हालांकि वो मुस्लिम देश है, एक दूसरे का साथ देने के बजाय हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता था। हमने क्या किया, हमने जाके इसराइल में बोला इसराइल इज ए फादरलैंड, इंडिया इज ए मदरलैंड, और उसी दिन हमला हो गया। अच्छे वाले हमारे जो रिलेशनशिप थे ईरान के साथ, उनको भी इन्होंने साइड में डाल दिया। अभी जो ईरान की एम्बेसी ने ये वॉर के स्टॉप होने के बाद जो ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने साफ कहा, उन्होंने बोला कि हम देश की जनता का धन्यवाद करते हैं, जय हिंद, और पॉलिटिकल लीडर्स का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो जो सोनिया गांधी जी ने एक लेटर लिखा था कि हम जंग के खिलाफ हैं, इसके सरकार को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट ने एक बार भी हमारे साहब की तारीफ के लिए एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं, ये तो उधर जाके खड़े हो गए। क्योंकि ये और हमको ये बोल रहे हैं कि हम तो न्यूट्रल है भाई, हमको किसी साइड नहीं खड़ा होना। अगर आप एक साइड नहीं खड़े हो गए तो आपके साथ कल को कौन खड़ा होगा जाके? चाइना से हमारी नहीं पट रही, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, छोटा सा देश है मालदीव जो हमारे सहारे चलता था, जिसके आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी हमारे बंदों ने दे रखे थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे बंदे जा रहे थे, वो चाइना के साथ मिलकर हमको आंखें दिखा रहा है। बांग्लादेश की क्या औकात थी, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बेइज्जती करे जा रहा है। नेपाल का वो फॉरेन मिनिस्टर आया था दिल्ली में, वो बोल के चला गया भाई काले पानी वाली जगह हमारी है और आसपास का 35 किलोमीटर का हमारा एरिया हमारा है, और हमारे वाले बैठे देख रहे थे दिल्ली में, मुंह से चूं नहीं निकली। नेपाल की करेंसी इंडिया में छपती थी, और वो कहाँ छप रही है जाके? वो छप रही है चाइना में जाके। ये हमारे साहब की उपलब्धियां हैं हमारे देश के लिए। नागेश्वरम जो हमारी सरकार के चीफ इकोनॉमी सलाहकार हैं, जो सलाह देते हैं इकोनॉमी कैसे चलनी चाहिए, वो आईआईटी मद्रास में एक प्रोग्राम था, उसमें जाके वो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा हमारी जीडीपी का 0.7%, मतलब 100 रुपए में से 7 पैसे सिर्फ रिसर्च के लिए खर्च होते हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हम विश्व गुरु हैं। हमारे यहाँ से हमारा टेक्नोलॉजी, हमारा बाहर जाके बोलते हैं टेक्नोलॉजी से हमारा पुराना नाता है। वो नाता हमने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में देख ही लिया था कि किसी का रोबोट मंगवा के चाइना से बोल रहे हैं कि ये तो हमारी यूनिवर्सिटी ने मंगवाया, और कल से और हमारे बंदे बैठे थे जो सोशल मीडिया हमारे जैसे 1-2 हैं, उन्होंने सर्च किया, देखा कि 3-3.5 लाख का रोबोट मिल रहा है भाई चाइना से, अलीबाबा से मिल रहा है, अब तो इंडिया में भी अवेलेबल है। और वो जो आपने कुत्ता देखा होगा रोबोट वाला घूमता हुआ, वो भी 2.5-3 लाख का मिल जाता है। वो ला के इन्होंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के आईटी के प्रोग्राम में खड़ा कर दिया कि देखो हमारे स्टूडेंट्स ने ये रोबोट बनाया है। मतलब इस हद तक हमारी बेइज्जती करवाने के बाद इनको शर्म नहीं आती। जर्मनी जैसे देश जो ये हैं, ये कम से कम 2 से 2.5% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। कोरिया जैसा देश 6% अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है। और हमारे यहाँ क्या खर्च होता है? हमारे यहाँ होता है खर्च व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, और जो अंधभक्तों के कमेंट्स होते हैं उसके ऊपर, और जो आईटी सेल वालों के 2-2 रुपए के कमेंट होते हैं कि कोई बंदा सही बात बोल क्या दे, उसके नीचे कमेंट में ऐसी उसकी रेल बनाने लगते हैं, उसको एंटी नेशनल, आतंकवादी, पाकिस्तानी। जब तक वो बंदा पोस्ट डिलीट ना कर दे तब तक उसके पीछे पड़े रहते हैं उसकी पोस्ट पे रिपोर्ट करने के लिए। मतलब जो पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए वो हमारी सरकार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे खर्च करती है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंकल्स बैठ के देख के अंधभक्ति फैलाते रहते हैं। जब देखो जो बंदा सही बात करता है उसको पप्पू बोलते रहते हैं, कभी किसी को एंटी नेशनल बोलते रहते हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाता है। मतलब हमारी सरकार ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के बजाय सीधे सीधे अंधभक्तों के ऊपर खर्च करके उनको इतने कट्टर बना दिया है कि भाई कल को कोई बोलेगा ना कि मोदी जी भगवान है, वो बोलेंगे एक बात। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई रिसर्च नहीं हो रही है, हमारी आईआईटी में रिसर्च होती है। हमारी आईआईटी में रिसर्च हो रही है गाय के गोबर के ऊपर, गाय के मूत्र के ऊपर। ये रिसर्च हो रही है कि उनके उसके पीने के क्या क्या फायदे हैं, उसमें क्या क्या पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। ईरान जैसा देश जिसको मुल्लों का देश, कट्टर देश बोला जाता था, उसने अपनी रिसर्च कर करके ड्रोन बना दिए, बैलिस्टिक मिसाइलें बना दी, सुपरसोनिक मिसाइलें बना दी, न जाने क्या क्या बना दिया। समंदर में चलने वाली ड्रोन वाली डॉल्फिन तक बना दी उन्होंने। और हमारे यहाँ क्या बनाया जाएगा? हमारे यहाँ बनाया जाएगा गोबर से बर्फी कैसे बने, गोबर वाली चॉकलेट खाने के फायदे और गौमूत्र पीने के फायदे। ये हमारी आईआईटी की रिसर्च चल रही है। नागेश्वर साहब का एक पॉडकास्ट ANI पे आया, उन्होंने बोला कि हमारी जो प्रोडक्शन लेवल के जिस लेवल पे हमारे पास मैन पावर है, युवा मैन पावर है, उस हिसाब से हमारे पास प्रोडक्शन पावर नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे नौजवानों को प्लम्बिंग हो गई, खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गया, ऐसे कामों पे ध्यान देना चाहिए। मतलब इनको पूछे कि इनके जो बेटे हैं, जो इनके फैमिली के मेंबर हैं, वो खाना बनाते घूम रहे हैं कहीं पे? यहाँ जो आप जैसे पहले बोला था कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, जैसे चाय बना के बेचना भी रोजगार है। हाँ, मतलब PhD करके अगर बंदा कोई पकौड़े तल के किसी को गोल्ड मेडलिस्ट पकौड़े तल के सड़क पे ठेला लगा के खिला रहा है
तो वो रोजगार है हमारे मोदी जी के हिसाब से। तो उनके जो सलाहकार होंगे, उनकी भी तो सलाह उनसे मैच करेगी। अगर उनसे मैच नहीं करेगी तो वो कैसे, किस लेवल के सलाहकार होंगे? तो साफ साफ कहना है, मैन्युफैक्चरिंग वाली जॉब्स हैं कोई हमारी कंट्री में, जैसे पहले सामान बनता था, वो जॉब्स खत्म हो गई हैं। अब जॉब्स क्या बची हैं? चाइना से सामान मंगवाओ, उसको असेंबल करो, उसके ऊपर ठप्पा मारो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, और मेक इन इंडिया का शेयर छापो, और उसके बाद उसको मार्केट में भेज दो कि देखो हमारे इंडिया में मेक इन इंडिया हो रहा है। सामान बेशक चाइना से आ रहा है, हमारे यहाँ बस सिर्फ नट बोल्ट कसे जा रहे हैं। इतनी मैन पावर होने के बावजूद हम उस लेवल पे खड़े हैं कि हमारे देश में कोई चीज़ नहीं बनती जिससे पूरी दुनिया का काम चल सके। कोई दुनिया में कोई ऐसी चीज़ हमारे यहाँ नहीं बनती जो जिसकी ज़रूरत पूरी दुनिया को हो। जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी बल्ब, पेन, कॉपी, सब कुछ उसका रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है। मतलब नागेश्वरम साहब इसीलिए कह रहे हैं कि आप साफ सफाई की जॉब पे ध्यान दो, टेक केयर की जॉब पे ध्यान दो, मतलब कि ऐसी जॉब ढूंढो, खाना बनाने की जॉब ढूंढो। तो कुल मिला के उस लेवल पे हम आके खड़े हो गए हैं। हम दुनिया को कुछ दे नहीं रहे, सिर्फ हम ले रहे हैं। इसीलिए हमारा कब तक लेते रहेंगे? एक ना एक दिन, जिस दिन हमारा डॉलर रिजर्व अब जिस लेवल पे गिर जाएगा, जैसे एक दिन में 10,000 करोड़, एक दिन में नहीं मतलब इस टाइम में 10,000 करोड़ डॉलर रिजर्व हमारा गिर गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही हमारा डॉलर रिजर्व गिरता रहा, हमारे जो इन्वेस्टर इंडिया में इन्वेस्ट करने आते हैं, बाहर के आते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म होने लग गया तो हमारे रुपए की वैल्यू किस कदार पे गिर जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। एक थोड़ी बहुत राहत की बात हमारे पास बची थी कि हमारे पास जो हमारा गोल्ड भंडार था वो भी 10.7 अरब डॉलर गिर गया, खत्म हो गया है। मतलब जिस चीज पे भरोसा थोड़ा बहुत बचा भी था वो भी खत्म होता हुआ चला गया है। इसीलिए तो हमारे मोदी जी कह रहे थे कि बाहर सोना मत खरीदो, क्योंकि सोना खरीदेंगे सोना बाहर से लाना पड़ेगा और यहाँ से डॉलर रिजर्व फिर से बाहर जाएगा। मतलब कुल मिला के 2014 के बाद हमारी इतनी तरक्की हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है कि आप तेल कम खाओ, खाना कम खाओ, गैस कम यूज करो, सोना मत खरीदो, और फिर एंड में कहते हैं कि सब चंगा सी। सोने का भंडार था वो 7 अरब डॉलर की गिरावट से अब 103.8 अरब डॉलर ही रह गया है। यानी सोने का भंडार भी कम हो रहा है और डॉलर का भंडार भी कम हो रहा है। अगर मामला देखें तो मई के 11 महीने बाद सबसे हाईएस्ट लेवल यानी 5.5% हमारी बेरोजगारी पहुंच गई है। और स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन उसने सोमवार को 15 जून को एक पीरियोडिक टेबल जारी किया, जिसके PALFS के बुलेटिन जारी किया, और उसे पता चला कि अप्रैल में ये 5.2% थी और अब बढ़कर 5.5% हो गई है। मतलब 1000 लोगों में से काम करने वाले का जो नंबर होता है, जिसका वर्कर पॉपुलेशन रेशो कहते हैं, वो भी घट गया। 52.2% से घटकर 51.4% रह गया, जो कि 11 महीने में सबसे कम है। हमारे महामानव की 11 महीने के कार्यकाल में सबसे कम है। आप नौकरी के लिए जाओगे या पेपर देने के लिए जाओगे, आप धरना प्रदर्शन करोगे, आप पेपर क्लियर भी कर लोगे, अगर आप ज्वाइनिंग लेने जाओगे तो आपके ऊपर डंडे बरसाए जाएंगे। अगर आप टीचर और रेगुलर नहीं हो, आपको गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट ने अपनी और पक्का नहीं कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर रहे हो, तो आपको डंडे मारे जाएंगे। मतलब अगर आप कोई डेवलपमेंट की बात करोगे तो आपको हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। अगर आप हिंदू हो तो अगर आप गवर्नमेंट से सवाल करोगे, या सिख हो तो आपको खालिस्तानी बोला जाएगा, और अगर आप हिंदू हो तो आपको कांग्रेसी बोला जाएगा, एंटी नेशनल बोला जाएगा। और जो मुसलमान है उनको तो ये पाकिस्तानी कहने पे जरा से भी गुरेज नहीं करते, क्योंकि अभी पिछले दिनों क्या, आज ही की बात है, एक मस्जिद को उसको गिरा दिया गया। उसके अंदर क्या मिला, क्या हरे रंग के झंडे मिले और उस पर लिखा हुआ था आई लव मोहम्मद। अब बताओ, गुरुद्वारे में अगर लिखा हो आई लव गुरु गोविंद सिंह जी, मंदिर में लिखा हो आई लव राम, कोई पाप है? कुल मिला के अगर आप डेवलपमेंट की बात यहाँ पे करोगे, नौकरियों की बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, पेपर लीक के मामले की बात करोगे, हेल्थ के लिए बात करोगे कि हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता, खाने पीने की बातों का ध्यान करोगे, आपको गंदा पानी पीने को मिल रहा है, साफ पानी आपको पीने को नहीं मिल रहा, उसकी बात करोगे तो आप एंटी नेशनल हैं। यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।